हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे आपको जाकर के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मैं इससे पहले इसका आपको 39 क्वेश्चन तक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पर्टिकुलर डिस्कशन में। और इससे पहले ही मैं 2-3 लेक्चर बना चुका हूँ, आप प्लीज़ आपसे जाकर देखें, आपको वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेक्चर 1 से स्टार्ट करके देखना, आप स्टार्ट करें इस सीरीज़ को। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये पर्टिकुलर डिस्कशन। ठीक है, उसके बाद अगर आपने जस्ट अभी आपने प्रिपरेशन अगर आपने स्टार्ट किया है तो पहले आप एनसीईआरटी को रीड करें, वो बहुत मस्ट है। ठीक है, एनसीईआरटी को उसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी जब आपको बेस प्रोवाइड करेगा, इसी को थोड़ा याद रखिए। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ें, उसके बाद एक्सपेक्टम अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप वो भी बुक पढ़ें। ठीक है, लेकिन फर्स्ट यू रीड एनसीईआरटी, देन यू शुड स्विच टू स्पेक्ट्रम। ठीक है, आप उसके बाद स्पेक्ट्रम पर आप स्विच करें, उसके बाद आप यहाँ से फिर आप क्वेश्चन करें। ठीक है, तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ता हूँ आगे पर्टिकुलर डिस्कशन में, हम लोग कुछ देखते हैं। उसने पूछा कि अवध वाज एनेक्स टू ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बाय, किसके द्वारा अवध को एनेक्स कर लिया गया ब्रिटिश एम्पायर द्वारा, किस वजह से। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये माल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, बाय डिक्लेयरिंग द स्टेट एज माल एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी वजह से अवध को एनेक्स कर लिया गया। ठीक है, डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी। इसका कोड क्या है? 4856। ठीक है, याद रखने वाली बात यह है कि डलहौजी वाज नोट इन 1857 रिवॉल्ट। ये क्वेश्चन बहुत मरतबा पूछता है। तो उस समय कौन था? कैनिन था। ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा। तो लॉर्ड डलहौजी जो है एफिशिएंटली मेड द प्लान एंड एक्यूज नवाब अवध वाजिद अली शाह को फॉर माल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मर्ज हिज स्टेट इन द ब्रिटिश एम्पायर इन 3 फरवरी 1856 को उसको मर्ज कर लिया गया अपने एम्पायर में। He sent his officer to inquire the ground reality, who sent him a detailed report regarding the Mal administration. He sent that report to London to obtain the permission to merge अवध। देखिए यहाँ पर एक अवध को मर्ज करने के लिए लॉर्ड डलहौजी 1848-56 मर्ज, उसने 17 को मर्ज किया। 48 में आपको बता चुका हूँ। ये जैतपुर एंड संबलपुर को उसने 1849 में मर्ज किया। भगत को उसने किया 50 में, उदयपुर को 52 में, झांसी 53, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, करौली को 55 में और नागपुर को 54 में। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में क्या था, अगर कोई पर्टिकुलर अगर किंग है, ठीक है, अगर उसका जो नेक्स्ट जो जनरेशन है, अगर वो अगर उसका लेने वाला नहीं है इसके पोजीशन को, ठीक है, तो सपोज करिए कि जैसे कि पर्टिकुलर किंग है, इसके कोई अगर इसका अगर सन या डॉटर इसका नहीं, मान लीजिए इसका सन नहीं है, तो क्या होगा कि जो इसका जो एम्पायर है, जब इसका डेथ हो जाएगा तो इसका एम्पायर ब्रिटेन, ये चला जाएगा ब्रिटेन के पास। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में यही था, अगर ये किंग चाहे किसी और को देना अपना एम्पायर तो ये नहीं दे पाएगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक कोर है हल्का सा, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, कोर हमें हमेशा पता होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ इस पर्टिकुलर डिस्कशन में मैं। ठीक है, उसने पूछा कि जेम्स एंड्रयू रामसे वाज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आ जाए और आप इसे पहले अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको कुछ भी हवा नहीं लगेगा। तो जेम्स एंड्रयू रामसे ये कोई नहीं, लॉर्ड डलहौजी ही है। ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी वो सर्व द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1846 वाज आल्सो नोन एज द अर्ल ऑफ डलहौजी, और उसका नाम क्या था? जेम्स एंड्रयू रामसे, उसका ये ओरिजिनल नाम था। ठीक है, आपने अगर शक्तिमान अगर आपने बचपन में देखा होगा, शक्तिमान का भी अलग नाम हुआ करता था। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपको एक अशोक को ही प्रियदर्शी बोला जाता है। ठीक है, तो एक पर्सन का कई नाम हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अवध वाज द एमलगमेटेड इनटू ब्रिटिश डोमिनियन इन द ईयर 1856 में। याद रखिए आप इस चीज़ को। आगे बढ़ जाता हूँ। उसने पूछा इसमें से कौन सा करेक्टली इसमें से मैच है? मर्जर ऑफ अवध ये कब हुआ? अवध आपको 56 में। ठीक है, बाकी आप बताइए 17 कब किया गया है, क्या 49 में किया गया है, पंजाब को कब किया गया है, और मर्जर ऑफ झांसी कब किया गया है? ये आप तीनों को बताएं कमेंट सेक्शन में। मैं इससे पहले आपको बहुत ही ईजी मैं आपको समझा चुका हूँ कब कब मर्ज हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ठीक है, अब उसने क्या पूछा कि संबलपुर को कब ऐड किया गया? 17 को अवध को, झांसी को, सेम वही क्वेश्चन इसने पूछ दिया। संबलपुर को 49 में, ठीक है, 17 को 48 में, ठीक है, अवध को 56 में,
झांसी को 53-54, ठीक है। यहाँ पर हालांकि 53 नहीं दिखा है, 54 दे रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है, हम उसको ऐसे मैच कर देंगे। आगे बढ़ते इसका आंसर क्या हो गया, कोई बी हो गया। यहाँ पर उसने वही दे रखा है, संबलपुर को 49 में, सतारा को 48 में, अवध को 56 में, और आपको झांसी को ऑक्यूपाइड क्या 54 में, ठीक है। ये थोड़ा याद रखिएगा, 53 माना जाता है बेसिकली, आप याद रखिए इस चीज़ को। आगे बढ़ता हूँ। वो एंड द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंट डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, तो ये आपको डलहौजी। इसी का ओरिजिनल नाम क्या है, जेम्स एंड्रयू रामसे। आपको रिकॉल करते रहना, ये याद रखने वाली बात है। द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज रिमूव फ्रॉम द पावर बाय द ब्रिटिश ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ द मिस गवर्नेंस, ये आपका बात है 1856 में इसको निकाल दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। इसने पूछा कि प्रिंसिपल स्टेट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन ऑर्डर विच ऑफ द वर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश, तो एक ही क्वेश्चन को कई दफ़ा आपको घुमा के पूछेगा। सबसे पहले आपको सतारा किया गया, ठीक है, उसके बाद आपको संबलपुर, उसके बाद आपको झांसी, ठीक है। अभी हम ऊपर देख चुके हैं ना, सतारा आपको 48, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, तो आपको सतारा 48 में। आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ है इसका कि खासकर इसमें क्वेश्चन रिपीट होता है, तो उससे आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको याद हो जाएगा चीज़ें। द कनक्वेस्ट ऑफ सिंध बाय द ब्रिटिश वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, सिंध को किसने कैप्चर किया था, तो लॉर्ड एलियनबर्ग, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लॉर्ड एलियनबर्ग, ये 42-44 से रहता है। द स्टेट ऑफ सिंध वाज फुल्ली मर्ज इन द ब्रिटिश एम्पायर इन अगस्त 1843, 1843 में। इट वाज द मेन रीजन फॉर द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। लॉर्ड एलियनबर्ग, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंध को किसने एनेक्स किया, तो लॉर्ड एलियनबर्ग ने 1843 में। सिंध वाज एनेक्स कब किया भाई, 1843 में। किसने किया, लॉर्ड एलियनबर्ग ने, ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। द प्रिंसली स्टेट ऑफ भगत वाज एनेक्ट, ये कब किया गया, 1850 में। अभी आप ऊपर देख चुके हैं, याद रखना। सतारा 48 है, जैतपुर एंड संबलपुर 49 है, भगत 50 है, उदयपुर 52 है, और झांसी 53 है, और नागपुर 54 है। बार बार इसलिए बोला है ताकि आपको एक चीज़ को आपको याद हो जाए। वही में द फॉलोइंग वाज द ब्रिटिश रेसिडेंस इन द अवध एट द टाइम ऑफ द एनेक्सेशन इनटू द ब्रिटिश डोमिनियन। जेम्स ऑटरम होता है उसके कहाँ पर, उसके रेसिडेंस पर, ब्रिटिश रेसिडेंस रहता है अवध के यहाँ पर, ठीक है। तो वो कहना है जेम्स ऑटरम, और इसी के रिपोर्ट पर ये क्वेश्चन पूछा था कई बार, किसके रिपोर्ट पर उसको एनेक्स किया जाता है, तो यही जो है जेम्स ऑटरम। 1854 में जेम्स ऑटरम वाज अपॉइंटेड एज द ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ द अवध इन प्लेस ऑफ द सिलेमन। सिलेमन के प्लेस पर इसको जेम्स ऑटरम को वहाँ पर लगाया जाता है। ही टर्म द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अवध एज करप्ट एंड द कंडीशन ऑफ पब्लिक डिप्लोरेबल। ऑटरम्स रिपोर्ट्स वाज वन ऑफ द बेस, याद रखिए ये वन ऑफ द बेस था, रीजन था मर्जर इन द फरवरी 1856। हेनरी लॉरेंस वाज द ब्रिटिश रेसिडेंट ऑफ लखनऊ ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, वो वाज किल्ड बाय द रिवोल्यूशनरीज। ये सब क्वेश्चन आपको बेसिकली पूछा जा सकता है, याद रखिए इस चीज़ को, कोई बड़ी बात नहीं है। जेम्स ऑटरम के रिपोर्ट पर ही अवध को एनेक्स कर लिया गया है, ठीक है। और हेनरी लॉरेंस जो है वो ब्रिटिश रेसिडेंस है लखनऊ में 1857 के रिवोल्ट में। आगे बढ़ता हूँ। फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वाज लेट डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लॉर्ड डलहौजी, 53 में लगाया गया। आपका टेन्योर क्या है, 48-56। आगे बढ़ जाता हूँ। कहाँ है भाई इसका, 53 में है। फर्स्ट रेलवे लाइन मुंबई टू थाने 1853 में, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को आप। आगे बढ़ता हूँ। फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन इन द बॉम्बे टू थाने 1853 में। अब इसी क्वेश्चन को ये बार बार अभी रिपीट करेगा, फर्स्ट रेलवे 1853। आगे बढ़ता हूँ। फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, वही उसी को बात क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन वही है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला में कौन आ रहा है आपको, वही आपको बॉम्बे टू थाने, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। तो फर्स्ट रेलवे सर्विस थाने, ठीक है। लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डलहौजी। डलहौजी के समय में आप देखिए 48 से 56 इसका रूल है, ठीक है। 48 से 56 इसका बेसिकली रूल है इसका, ठीक है, आपको डलहौजी का। उसके बाद कौन आ रहा है आपको, कैनिन आ जा रहा है। तो कैनिन के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो भी एम्पायर है वो आपको पार्लियामेंट, अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो उसके हाथ में जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी से यहाँ पर एम्पायर को अब छीना जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो एनेक्सेशन पॉलिसी है वो अब यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। मेजर एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन टुक प्लेस इन द ड्यूरिंग द डलहौजी, वो वाज द गवर्नर जनरल 48 से 56 तक। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स उसने अपनाया, बेसिस ऑफ द माल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सटेंशन लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखने वाली बात है। ये लोग बहुत तेज हैं, ये लोग बहुत साने ये लोग हैं,
ये लोग पहले सबसे पहले इन्होंने क्या कर लिया कि ये लोग पूरा एनेक्स कर चुके हैं 56 तक, इन्होंने अपनी पैरामाउंसी बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब इनके पास कुछ है ही नहीं, पूरा इंडिया अब इनका कब्जा है। अब ये लोग ऐसी पॉलिसी लाएंगे कि देखो भाई अब हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा समझने वाली बात है, ठीक है। हिस्ट्री जो है वो एक लर्निंग लेसन है हम सब के लिए। आगे बढ़ता हूँ। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज 45 से 56 तक कौन था भाई? तो लॉर्ड डलहौजी का इसी समय में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हुआ है। बिफोर लॉर्ड डलहौजी द वर्क ऑफ पब्लिक कंस्ट्रक्शन वाज अंडर द आर्मी बोर्ड। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज सेटअप अंडर द फर्स्ट टाइम 1845 से 54-55 तक लॉर्ड डलहौजी के समय में, याद रखना इस चीज़ को। वुज रूरल विडो रीमैरेज एक्ट इम्प्लीमेंटेड, देखिए इस वर्ड को देखिए, पास तो हो गया आपको डलहौजी के समय में, लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ आपको लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगर इस वर्ड पे अगर क्वेश्चन अगर खेला अगर तो याद रखिएगा इम्प्लीमेंट हुआ है आपको लॉर्ड कैनिंग के समय में। आगे बढ़ता हूँ। विडो रीमैरेज पास 1856 ड्यूरिंग द रीन ऑफ द लॉर्ड, पास हुआ 56 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लॉर्ड कैनिंग बाय द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट ऑफ द ईश्वरचंद्र विद्यासागर एन इंपोर्टेंट फिगर ऑफ द बंगाल अंडर द टर्म, ये है ना, द एंड विडो रीमैरेज वाज परस्यूडेड लीगलाइज अंडर द चाइल्ड बॉर्न आफ्टर दैट। याद इस चीज़ को आप एक तरह से बोल सकते हो कि रीमैरेज एक्ट पास ही हुआ है आपको लॉर्ड कैनिंग के समय में, ठीक है। क्योंकि 56 में मतलब कुछ मतलब ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग कर सकता है, बट लेकिन ओवरऑल आपको याद रखना है कि डलहौजी के समय में नहीं हुआ है। कौन किसके समय में हुआ है आपको? लॉर्ड कैनिंग के समय में याद हुआ है, जिसके समय में 1857 की क्रांति हुई है। आगे बढ़ता हूँ। क्यों विक्टोरिया मैनिफेस्टो वाज रीड आउट इन इलाहाबाद ऑन नवंबर 1, 1858 बाय, किसने उसको रीड किया था? लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि गवर्नर वही तो वही करेगा भाई ना। The most important effect of the revolt at Britain was transfer of power from the company to British monarch. British monarch का पावर चला गया है। क्यून विक्टोरिया मैनिफेस्टो से वाज रीड आउट इन द दरबार हेल्ड इन द कैनिंग इलाहाबाद 1858। वो बिकम द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। भी कुछ पूछता है कि फर्स्ट वायसरॉय कौन था? जो आपको कौन था? आपको लॉर्ड कैनिंग था। फर्स्ट वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग, मैं आपको बता दिया हूँ अभी। 1858 के बाद 57 की क्रांति बताती है 58 में। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन वाज रीड आउट बाय द लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट अगस्त 1858 एट, कहाँ पे भाई? तो इलाहाबाद में उसको रीड किया गया है। आगे बढ़ जाता हूँ। द राइट टू अडॉप्ट हेयर इन प्लेस ऑफ ऑन सन वाज री एस्टेब्लिश बाय क्यून अनाउंसमेंट 1858। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अब ऐसी पॉलिसी को मतलब उसने लीव कर दिया, ठीक है। द राइट टू अडॉप्ट हेयर्स इन प्लेस ऑफ ऑन सन वाज री एस्टेब्लिश बाय, किसने किया हुआ तब को? कि आपको 1858 का जो क्यून अनाउंसमेंट एक्ट था 1858 में, ठीक है। लॉर्ड विक्टोरिया मैनिफेस्टो वाज रीड आउट इन द दरबार हेडेड बाय द लॉर्ड कैनिंग इन इलाहाबाद 1858 में, which widely changed the policy towards the native Indian states, enable them to use their rescue on the occurrence of the any crisis. The policy conquest and annexation were fully abolished, and the ruler of native state were permitted to adopt their heirs. मतलब अब इसने क्या कर रहे हैं? अब यहाँ से देखिए 1858 के बाद ये थोड़े से मतलब लीनियंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि इनको एक धक्का पड़ चुका है। कब? 1857 में। क्यों भाई? 57 में रिवोल्ट हुआ है। अब इनको पता है कि अब हम ज़्यादा टाइट करेंगे, ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन अगर आप करेंगे तो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, ठीक है। ये 1857 हमें सिखाता है, ठीक है। जो 1833 है ना, ये यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन बिल्कुल पीक पर पहुँच जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 1833 में जो सेंट्रलाइजेशन ये बिल्कुल पीक पे पहुँच जाता है। उसी का जो कंसिक्वेंस 1857 का रिवोल्ट है, और उसी का कंसिक्वेंस 1858 का ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ठीक है, जो मतलब क्यून अनाउंसमेंट बोला जाता है। और इसी की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ से पावर को फिर डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है 1858 के बाद से। इसका कुछ कंसेप्ट जो कि आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये लोग अब पॉलिसी का, अभी लोग अब डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। जो अभी कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी का अभी लोग भाई, अरे सपोज करो अगर ये इंडिया है, ठीक है, उस समय कुछ इस तरीके का था, ठीक है, मान लो अभी कुछ इस तरीके का था, ठीक है, ठीक। अगर सारे पे उसका उसी का रूल है, अब उसको कुछ एनेक्स करने का ज़रूरत ही नहीं है, समझ रहे हो आप? ये तो सिर्फ उल्लू बनाने की एक बात है ना। अब हम एनेक्स नहीं करेंगे, जब आपने सारे को अपने एनेक्स पहले कर चुके हैं अब आप, तो आप, ठीक है, अब आपको एनेक्स करने की आपको अब ज़रूरत ही क्या है? कुछ ऐसा है, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया वाज अपॉइंटेड द एम्परर ऑफ इंडिया इन 1858, ये हमने कर लिया अभी, ठीक है। और इसको क्वीन विक्टोरिया वाज अपॉइंटेड एम्परर ऑफ इंडिया इन 1858 वाइल शी वाज गिवन द टाइटल ऑफ कैसर हिंद 1877 में। दिल्ली दरबार हुआ था, 3 दिल्ली दरबार हुआ है, एक 1877 में,
एक 77, एक 1903 और एक 1911। आगे बढ़ता हूँ। द गवर्नर जनरल हैड एबोलिश सेलेब्रिटी। किसने सेलेब्रिटी को एबोलिश किया? तो लॉर्ड एलेनबर्ग। ठीक है, सेलेब्रिटी वाज एबोलिश बाय द 1843 में। देन गवर्नर जनरल ऑफ द लॉर्ड एलेनबर्ग हिस्टेरियन फ्रॉम द 42 से याद रखना है। और इसी ने सिंध को भी अनेक्स किया है। क्या आप इसको रिकॉल कर पा रहे हैं? आगे बढ़ता हूँ। इसमें से कौन सा इसमें से करेक्टली मैच इसमें से है? लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, सही बात है। वेलेस्ली क्या है? मास्टरली इनएक्टिविटी, नहीं, ये तो आपको जॉन लॉरेंस का होगा, मास्टरली इनएक्टिविटी। लॉर्ड डलहौजी सब्सिडी अलायंस, कैसा है क्या? लॉर्ड कैनिन फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल, नहीं, ये आपको कौन है? डफरिन है। अब सब्सिडी अलायंस कौन है? ये आपको डलहौजी नहीं होगा, आपको कौन होगा? वेलेस्ली होगा। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इम्प्लीमेंट द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1793 में। और मास्टरली इनएक्टिविटी का था आपको जॉन लॉरेंस का था। और सब्सिडी अलायंस किसका था? आपको लॉर्ड वेलेस्ली का था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसका था? आपको लॉर्ड डलहौजी का था। और एओ होम का समय में ही बना है इंटरनेशनल कांग्रेस। ठीक है, यहाँ पे आपको डफरिन रहता है गवर्नर जनरल, ये चीज़ याद रखने बात है। आगे बढ़ता हूँ। इसमें कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है? कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, बिल्कुल सही बात है। वेलेस्ली सब्सिडी अलायंस, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड कैनिन मास्टरली इनएक्टिविटी, नहीं, ये आपको क्या है? जॉन लॉरेंस है। आगे बढ़ जाता हूँ। परमानेंट सेटलमेंट आपको क्या है? कॉर्नवालिस। ठीक है, कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, बिल्कुल सही बात है। वेलेस्ली सब्सिडी अलायंस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग सेकंड एंग्लो मराठा वार। अब देखिए वो लॉर्ड हेस्टिंग का समय आपका टाइमिंग क्या है? 13/13/23, 13/23, 1813 से 1923 तक है। सॉरी, 1813 से 1823 तक है। ठीक है, क्या सेकंड एंग्लो मराठा वार इसके समय में हुआ है? नहीं भाई, सेकंड इसके समय में हुआ ही नहीं है, थर्ड हुआ है इसके समय में। ठीक है, ये 1803 1804 में हुआ है, ये वेलेस्ली के समय में हुआ है। थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 में हुआ है, जो कि लॉर्ड वारेन। अब देखिए यहाँ पे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग नहीं भाई, लॉर्ड हेस्टिंग है, वारेन नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग है। ठीक है, डेफिनेटली बना था थर्ड एंग्लो मराठा वार। और पेशवा मार्जेंट रीजन ऑफ द पेशावर। ठीक है, सब कुछ ऐसे याद रखना है, बस हल्का सा याद रखिए, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ जाता हूँ। कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड लिटन नहीं है, कौन आपको? रिपन होगा, याद रखिए इस चीज़ को। सब्सिडी अलायंस, वेलेस्ली सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी। परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बात बिल्कुल सही है। लॉर्ड रिपन को ही बोला जाता है यहाँ पर फेडरल फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। पेशवा को कब एबोलिश किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 1818 में एबोलिश कर दिया जाता है। इसमें से कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट बढ़ चुके हैं। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडी अलायंस, सर जॉन सोर एंग्लो नेपाल वार, नहीं, एंग्लो नेपाल वार आपको लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, सॉरी, हाँ, हार्डिंग नहीं, हेस्टिंग के समय में। ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वार उसके समय में हुआ है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। आगे बढ़ता हूँ, देख लीजिए आप। एंग्लो मराठा वार आपको टूक हुआ है लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। थर्ड एंग्लो नेपाल, फर्स्ट एंग्लो नेपाल वार 1814 में, उसका ट्रीटी ऑफ सगोली होता है 1816 में। ठीक है, ये थोड़ा याद रखिए बस। आगे बढ़ जाता हूँ, पहले कुछ है नहीं। इसमें कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है? लॉर्ड इलिन ब्रो अवध नहीं, सिंध को एनेक्स किया है इसने। डलहौजी ने एनेक्सेशन ऑफ सिंध, नहीं भाई, बात गलत है। लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, 1799। सर जॉन सोर थर्ड एंग्लो मराठा वार, नहीं, ये तो आपको लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ, ये बात अभी हमने देखा है। लॉर्ड एलेनबर्ग किया गया, सिंध को एनेक्स किया। डलहौजी ने किया अवध को 56 में। लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। और हेस्टिंग ने आपको थर्ड एंग्लो मराठा वार। आगे बढ़ता हूँ। तो कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है? डलहौजी ने एनेक्सेशन ऑफ अवध, बिल्कुल सही है। डफरिन ने सही है, इंटरनेशनल कांग्रेस को एस्टेब्लिशमेंट किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने चार्टर एक्ट 1833, ये बात बिल्कुल सही है। और लिटन के समय में फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, अब देखिए किसके समय में आपको अफगान वार हुआ है, थोड़ा याद रखने बात है। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार फॉट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अफगान 1839-1842 में, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, याद रखने वाली बात है। 39 से 43 का जो टेन्योर है आपको लॉर्ड, जो जब ये वार हुआ तो आपको लॉर्ड ऑकलैंड है। सेकंड एंग्लो अफगान वार 78 से 80 तक लॉर्ड लिटन के समय में, याद रखने बात है। पहला अफगान वार किस समय में हुआ था? ऑकलैंड के समय में। और सेकंड आपको हुआ है लॉर्ड लिटन के समय में। ठीक है, और वर्टिकल प्रेस एक्ट भी इसी के समय में आता है, लॉर्ड लिटन के समय में। वी में द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, जॉन लॉरेंस, इसका पहले हमने इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटीज रिगार्डिंग द एंग्लो अफगान वार। ठीक है,
द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी रिगार्डिंग द एंग्लो अफगान वार वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लॉर्ड इलनबर्ग एंड एंडेड पीरियड ऑफ लॉर्ड नॉर्थब्रुक. This period is also known as the policy of masterly inactivity period. Generally, it is known to the John Lawrence as that during his tenure, they got lot of opportunities to implement his policy. Masterly inactivity was primarily used by the J.S. Wilsey and article of the एडिनबर्ग रिव्यू. उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस थोड़ा सा कुछ चीज़ देखिए. इसका नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या, चीज़ें आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा. ठीक है, मास्टरली इनएक्टिविटी कौन भाई, तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस. ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आपको क्लियरिटी हो जाएगी चीज़ों को लेकर के. ठीक है, आगे बढ़ता हूँ. फर्स्ट सेंसस किसके समय में हुआ है भाई, ये आपको मायो के समय में हुआ है. ऑप्शन में मायो है, हाँ बिल्कुल है. ठीक है, मायो के समय में हुआ है 1872 में. लेकिन अगर आपने रेगुलर बोलेंगे तो ये आपको रिपन के समय में हुआ है 1881 में. जो अभी 2011 में सेंसस हुआ, बताएं ये कौन सा सेंसस था. ठीक है, आगे बढ़ता हूँ. वो वाज द पर्सन कंडक्टेड सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मायो है 1872 में. Which of the following Viceroy of India murdered by a convict in the Andaman Nicobar Island while he was in tour. तो ये मायो को हत्या कर दिया जाती है. क्वेश्चन बहुत मतलब पूछा जाता है. मायो को मार दिया जाता है अंडमान निकोबार में जब ये जाता है तो. ठीक है, लॉर्ड मायो वाज मर्डर्ड बाय द कन्विक्टेड प्रिजनर्स इन द अंडमान निकोबार आइलैंड व्हेन ही वाज आउट फॉर द वॉक. ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल किल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर. तो इससे कुछ एक्सेप्शन है, देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि मिस कैलकुलेशन हुआ है सिक्योरिटी में, उस चक्कर में लॉर्ड मायो निकल लिए. ठीक है, आगे बढ़ता हूँ. विच वायसराय वाज मर्डर, तो लॉर्ड मायो. अब इसी क्वेश्चन को ये 5 बार अब ये रिव्यू करेगा. ठीक है, द गवर्नर जनरल वो फॉलोड द स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, तो आपको लिटन था. सेकंड अफगान वार इसी के समय में हुआ है ना. ठीक है, लॉर्ड लिटन वाज अपॉइंटेड वायसराय 1876 में, कंजर्वेटिव पार्टी का था ये. ठीक है, ही प्रीफर टू फॉलो द फॉरवर्ड पॉलिसी एंड रिप्लेस द मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी, जो कि जॉन लॉरेंस का था. ठीक है ना, आगे बढ़ जाता हूँ. Which among the following Viceroy period tilted Raj Bahadur? Which among the following Viceroy period title of the Raj Bahadur and Khan Bahadur was began in India? तो आपको लिटन के समय में ही स्टार्ट हुआ. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है. आप मुझे बताएं कौन सा आर्टिकल जो है आज के डेट में प्रोहिबिट करता है टाइटल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. राज बहादुर और खान बहादुर जो टाइटल है आपको बिगन हुआ है आपको लॉर्ड लिटन के समय में, याद रखना है. ठीक है, लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ द वायसराय कौन है इंडिया में. अगर इसमें अगर ओवरऑल पूछेंगे तो आपको लिलिंथ को है, जो 1936 से लेकर के 1944 तक रहता है. ये याद रखने की बात है. अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के साथ आपको जाना पड़ेगा. तो आपको जो लिलिंथ का टेन्योर है वो आपको 36 से लेकर के आपको 44 तक है. अगर आपको ओवरऑल पूछे तो वो आंसर हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको कर्जन का समय है, देख लीजिए 99 से लेकर 5 तक, 7 साल यहाँ पे दिख रहा है ये. बाकी और सब इसी. बाकी अगर पूछेगा तो आपको ये लेंथ को 36 से 44 तक. ठीक है, आगे बढ़ता हूँ. बाकी इसका आंसर आपको ए है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वर स्ट्रेंथन इन द 1882 बाय द लॉर्ड रिपन. ठीक है, लॉर्ड रिपन बहुत सारा काम किया है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि लॉर्ड लिटन की जो पॉलिसी थी वो इतनी खतरनाक पॉलिसी थी कि इसने पर्टिकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आया, लेकिन जस्ट अपोजिट लॉर्ड रिपन इतना लिबरल कैसे हो जाता है. क्या आपके ऐसा थिंक किया है? इसका आप आंसर जरा सोचना. मेंस के पर्सपेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है, आप जरा सोचना कि आखिर रिपन ऐसा क्या चेंज आया बेसिकली रिपन में, आखिर उसने पॉलिसी इतनी लिबरल क्यों रही. ठीक है, आप थिंक कर सकते हैं इसको कुछ पार्टी के हिसाब से. ठीक है, आगे बढ़ता हूँ. 1880 में लिबरल पार्टी केम टू पावर इन इंग्लैंड इन द लीडरशिप ऑफ द ग्लेडस्टोन. ही वाज द सपोर्टर ऑफ द यूरोपियंस फ्रीडम्स. Lord Ripon was appointed as the Viceroy during this tenure, landmark in the development of local self-government. Lord Ripon Resolution 1882, the historic resolution was issued on 18 अगस्त 1892 को. Ripon wanted to develop the municipalities in the countries 1882 में. According to him, the political education of the country began with the under this proposal. Local board was established in the rural territories. The resolution was passed to build districts, sub-districts, tehsil and every district. द म्यूनसिपैलिटीज़ वर इस्टेब्लिश इन सिटीज़. मतलब ये बेसिकली जा रहा था कि ये डिसइंटीग्रेशन करना है, बेसिकली म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह लाना. फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन को बोलते हैं. और मैंने यहाँ पर आपके मेंस के क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको दे दिया हूँ. यहाँ पर हिंट है, बाकी आप खुद से सोच के बताना. वो वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो आपको लॉर्ड रिपन है. आगे बढ़ता हूँ. एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या था. एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या था कि सपोज करिए कि एक जज है, 2 जज है, एक ब्रिटिश का है एक इंडियन का है. ठीक है,
सपोज करिए कि इंडिया में कोई क्राइम किया, एक ब्रिटिशर ने किया और एक इंडियन ने किया। तो क्या है कि अगर ब्रिटिशर ने किया तो ब्रिटिशर और इंडियन, ठीक है, ये तो ब्रिटिशर जज के पास जा सकता है, ठीक है। सपोज करिए कि ब्रिटिशर भी जा सकता है और इंडियन भी जा सकता है, पर लेकिन क्या था कि जो अगर सिर्फ ब्रिटिशर ने अगर क्राइम किया तो वो सिर्फ जाएगा ब्रिटिशर के पास, वो इंडियन के पास नहीं जाएगा। इंडियन जा सकता है ब्रिटिशर के पास, ठीक है, लेकिन ये ब्रिटिशर जो वो इंडियन के पास नहीं जाएगा। जो इसकी जो पॉलिसी है ना, वाइट मैन बर्डन, सुपीरियरिटी वाला जो कंसेप्ट है, ओरिएंटलिज्म वाला, ठीक है, उस चक्कर में, ठीक है। तो इल्बर्ट बेट कंट्रोवर्सी में क्या था कि इल्बर्ट ने जो रिपन ने वो चाहा कि हम जो भी ब्रिटेन हो, ब्रिटिश हो या फिर वो इंडियन हो, कोई भी क्राइम करेगा तो कोई भी जज उसको सुन सकता है, ठीक है। तो ये था इसकी पॉलिसी इल्बर्ट बिल में। रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इम्पोज ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट अबाउट द ट्रायल फॉर द यूरोपियन। बात आप समझ गए होंगे, मैं आपको कोड समझा दिया हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये 1883 में आया, इल्बर्ट बेट कंट्रोवर्सी, ब्रिटिश इंडिया में वायसराय रिपन दैट प्रपोजल द अमेंडमेंट टू द एग्जिस्टिंग लॉ इन द कंट्री टू अलाउ द इंडियन जजेस एंड द मजिस्ट्रेट द जुडिशियल ऑफ द ट्राई टू ब्रिटिश ऑफेंडर्स इन क्रिमिनल केसेस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। Some that was not allowed before the introduction of the bill led by the intense opposition of British। इससे पहले ये चीज़ नहीं था, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा याद रखिएगा, इल्बर्ट बेट कंट्रोवर्शियल यही था। आगे बढ़ता हूँ। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट किसके समय में आया है, तो ये आपको फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ women and children and authorizing the local government to make necessary rules was adopted during the Bush time lord। तो ये आपको लॉर्ड रिपन के समय में ये चीज़ें हो रही है। लॉर्ड रिपन ने क्या किया कि कंसिडर द मोस्ट लिबरल वायसराय इन इंडिया, ही मेड द फैक्ट्री 1881 में विच ट्राई टू, उसने 1881 में फैक्ट्री एक्ट लेकर के आया। उसने फैसिलिटेटेड किया पोजीशन ऑफ वर्कर को। इस एक्ट के उसने प्रोहिबिट किया एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 7। देख रहे हैं, 7 साल से कम का बच्चा काम नहीं करेगा, 7 साल। अभी क्या है, क्या अभी आप बता सकते हैं कितना एज है अभी। एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द 12 ऑफ द एज एंड एज फॉर मोर देन 9 आवर एंड आल्सो प्रोवाइड 4 days ऑफ इन ए मंथ, ठीक है। तो ये कुछ था फैक्ट्री एक्ट 1891 में। फिर बाद में और भी ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंड हुई है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अभी हमें यहीं पे स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि वीडियो अभी 27 मिनट का हो चुका है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मतलब वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो। अभी भी इसमें आई थिंक 20-25 क्वेश्चन रह गया, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। आपको वीडियो पसंद हो आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप मुझे बता सकते हो कि मैं किस टॉपिक पर नया वीडियो बनाऊँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।